नमस्कार दोस्तों। आज मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम की जगमगाती रोशनी के नीचे आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का 15वां मुकाबला इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया, जहां समुद्र की ठंडी हवाओं के बीच टॉस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली थी। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने टॉस के समय अपनी किस्मत का जादू दिखाते हुए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का एक बहुत ही सोची समझी रणनीति वाला फैसला लिया, ताकि वे वानखेड़े की शुरुआत नमी और उछाल का फायदा उठाकर कैरेबियाई बल्लेबाजों को संकट में डाल सकें। वेस्टइंडीज की ओर से पारी का आगाज करने के लिए कप्तान शाई होप और ब्रैंडन किंग की जोड़ी मैदान पर उतरी, जहां इंग्लैंड की ओर से रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर पहले ओवर में अपनी आग उगलती गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए। जोफ्रा आर्चर ने अपने पहले ही ओवर की 5वीं गेंद पर वेस्टइंडीज को एक बहुत बड़ा झटका दिया, जब उन्होंने शाई होप को पॉइंट पर कैच कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। शाई होप कट शॉट खेलने के प्रयास में 3 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी, जिससे वेस्टइंडीज का स्कोर बिना खाता खोले ही एक विकेट के नुकसान पर हो गया। वेस्टइंडीज की मुश्किलें वानखेड़े के इस मैदान पर यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि इंग्लैंड के चतुर गेंदबाज सैम करन दूसरे ओवर में अपनी सटीक स्विंग गेंदबाजी और बेहतरीन नियंत्रण के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने अपनी पहली ही जादुई गेंद पर खतरनाक ब्रैंडन किंग को पवेलियन भेजकर कैरेबियाई खेमे में खलबली मचा दी। ब्रैंडन किंग कवर के ऊपर से एक बड़ा और साहसी शॉट खेलने के प्रयास में अपनी टाइमिंग पूरी तरह मिस कर गए, जिससे वह मात्र 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में कोई भी रन या बाउंड्री शामिल नहीं थी, जिससे वेस्टइंडीज की टीम पावर प्ले के शुरुआती क्षणों में ही गहरे दबाव में आ गई। इसके बाद मैदान के बीचों बीच शिमरॉन हेटमायर और रोस्टन चेज की जोड़ी ने लड़खड़ाती पारी को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली, जहां जोफ्रा आर्चर तीसरे ओवर में अपनी आग उगलती गेंदबाजी को जारी रखने के लिए वापस मोर्चे पर आए। शिमरॉन हेटमायर ने आर्चर की पहली ही गेंद की रफ्तार का फायदा उठाते हुए एक शानदार और कलात्मक अपरकट जड़कर चौका बटोरा और अपने आक्रामक इरादे स्पष्ट कर दिए, जहां उनके साथी रोस्टन चेज ने भी इसी ओवर में एक कड़क कवर ड्राइव मारकर शानदार बाउंड्री हासिल की। सैम करन चौथे ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए, जहां हेटमायर ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए एक गगनचुंबी छक्का और एक कड़क चौका जड़कर इस ओवर से कुल 11 रन बटोर लिए और रनों की गति को गति प्रदान की। पारी के 5वें ओवर में स्पिन के जाल को बुनने के लिए विल जैक्स 5वें ओवर में अपनी गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, लेकिन रोस्टन चेज और हेटमायर ने उन पर बिना किसी देरी के धावा बोल दिया। इन दोनों अनुभवी बल्लेबाजों ने विल जैक्स के इस महंगे ओवर में 3 लगातार दर्शनीय चौके और एक विशाल छक्का जड़कर कुल 19 रन अपनी टीम के खाते में जोड़े, जिससे वेस्टइंडीज का स्कोर तेजी से सम्मानजनक स्थिति की ओर बढ़ने लगा। हालांकि इंग्लैंड को तीसरी बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सफलता जेमी ओवर्टन ने दिलाई, जो छठे ओवर में अपनी तेज गेंदबाजी और अतिरिक्त उछाल के साथ आक्रमण पर तैनात हुए थे। शिमरॉन हेटमायर एक छोटी गेंद पर अपना पसंदीदा पुल शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर लपके गए, जिससे वह 12 गेंदों पर 23 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस छोटी मगर आक्रामक पारी में 2 कड़क चौके और 2 शानदार छक्के शामिल थे। पावर प्ले की सफल समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 50 रनों के जादुई आंकड़े को पार कर चुका था, जहां रोस्टन चेज एक छोर पर चट्टान की तरह मजबूती से संभाले हुए थे। पारी के मध्य ओवरों में नियंत्रण बनाने के लिए जादुई स्पिनर आदिल राशिद 8वें ओवर में अपनी रहस्यमयी फिरकी गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने अपनी सटीक लाइन से कैरेबियाई बल्लेबाजों को रनों के लिए पूरी तरह तरसा दिया। जेमी ओवर्टन 8वें ओवर में दोबारा अपनी रफ्तार के साथ गेंदबाजी करने के लिए आए, जहां रोस्टन चेज ने अपनी किस्मत के दम पर एक भाग्यशाली चौका जड़कर अपना व्यक्तिगत स्कोर आगे बढ़ाया। हालांकि आदिल राशिद ने खेल के 10वें ओवर में अपनी एक जादुई गुगली पर रोस्टन चेज को पूरी तरह चकमा देकर प्लम्ब एलबीडब्ल्यू कर दिया, जिससे वेस्टइंडीज को बहुत बड़ा झटका लगा। रोस्टन चेज राशिद की उस गुगली को पढ़ने के प्रयास में पूरी तरह विफल रहे और 29 गेंदों पर 34 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संघर्षपूर्ण और महत्वपूर्ण पारी में 6 कड़क चौके शामिल थे। रोस्टन चेज के जाने के बाद मैदान पर कप्तान रोवमैन पॉवेल और विस्फोटक बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड की जोड़ी ने मोर्चा संभाला, जहां विल जैक्स 12वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए।
शेरफेन रदरफोर्ड ने विल जैक्स के इस ओवर में अपनी बाहुबली ताकत का प्रदर्शन करते हुए 2 लगातार विशाल छक्के जड़कर स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिससे वेस्टइंडीज की रणगति में एक बार फिर जबरदस्त उछाल आया। जोफ्रा आर्चर 13वें ओवर में अपनी प्रचंड रफ्तार के साथ दोबारा आक्रमण पर वापस बुलाए गए, लेकिन रदरफोर्ड और पॉवेल की जोड़ी ने उनके खिलाफ भी अपना आक्रामक रुख बरकरार रखा। रदरफोर्ड ने आर्चर की एक तेज गेंद पर अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और टॉप एज के जरिए एक छक्का बटोरा, जबकि रोवमैन पॉवेल ने 2 शानदार और कड़क चौके जड़कर इस ओवर से कुल 17 रन निकाल लिए। इंग्लैंड की ओर से स्पिन आक्रमण को जारी रखते हुए लियाम डॉसन 14वें ओवर में अपनी कसी हुई स्पिन गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां शेरफेन रदरफोर्ड ने उनके सिर के ऊपर से एक दर्शनीय और विशाल छक्का जड़कर अपनी बेजोड़ ताकत का लोहा मनवाया। वेस्टइंडीज की पारी अब पूरी तरह से अपनी लय में नजर आ रही थी और एक बहुत बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन आदिल राशिद 15वें ओवर में अपनी अंतिम उम्मीद के तौर पर दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए। राशिद ने अपनी एक चतुराई भरी टॉस्ड अप गेंद पर कप्तान रोवमैन पॉवेल को बड़े शॉट के लिए ललचाया और उन्हें लॉन्ग ऑफ पर खड़े क्षेत्र रक्षक के हाथों कैच कराकर आउट कर दिया। रोवमैन पॉवेल एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 13 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 कड़क चौके शामिल थे, जिससे वेस्टइंडीज की पारी एक बार फिर थोड़े दबाव में आ गई। खेल के 15 ओवरों की निर्धारित समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 130 रनों के आंकड़े तक पहुंच चुका था, जहां शेरफेन रदरफोर्ड 27 गेंदों पर 43 रन पर नाबाद रहकर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए खतरा बने हुए थे। उनके साथ अनुभवी जेसन होल्डर 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे और वेस्टइंडीज की टीम एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही थी। इंग्लैंड की ओर से आदिल राशिद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 महत्वपूर्ण विकेट झटके थे और मैच अब एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर खड़ा था। खेल के पहले 15 ओवरों की सफल समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 130 रनों का एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर लिया था, जहां मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की गूंज सुनाई दे रही थी। खेल के 16वें ओवर में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेमी ओवर्टन 16वें ओवर में अपनी तेज गेंदबाजी और अतिरिक्त उछाल के साथ दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए ताकि वेस्टइंडीज के बढ़ते कदमों पर लगाम लगाई जा सके। शेरफेन रदरफोर्ड आज एक अलग ही अलौकिक लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने जेमी ओवर्टन की दूसरी ही गेंद पर एक प्रलयकारी पुल शॉट जड़कर गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचा दिया और अपना एक शानदार अर्धशतक पूरा किया। शेरफेन रदरफोर्ड 30 गेंदों पर 50 रन पर नाबाद रहकर पूरे वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद प्रशंसकों को अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से मंत्रमुग्ध कर रहे थे, जहां से वेस्टइंडीज की पारी ने एक नया मोड़ ले लिया। पारी के 17वें ओवर में इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर सैम करन 17वें ओवर में अपनी विविधता भरी गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए, लेकिन अनुभवी जेसन होल्डर ने उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। जेसन होल्डर ने सैम करन की लगातार 3 गेंदों पर 3 विशाल और गगनचुंबी छक्के जड़कर वेस्टइंडीज के स्कोर को मात्र 16.3 ओवरों में ही 150 रनों के जादुई आंकड़े के पार पहुंचा दिया। होल्डर की इस बाहुबली ताकत ने इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी थीं, क्योंकि वानखेड़े का मैदान अब छोटा पड़ता नजर आ रहा था, जहां जेसन होल्डर 10 गेंदों पर 20 रन पर नाबाद होकर खेल रहे थे। इसी ओवर की समाप्ति पर वेस्टइंडीज का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 161 रनों तक जा पहुंचा था, जिससे रनों की बारिश अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। खेल के 18वें ओवर में दुनिया के सबसे जादुई लेग स्पिनर आदिल राशिद 18वें ओवर में अपना अंतिम स्पेल डालने के लिए आक्रमण पर तैनात हुए, जहां शेरफेन रदरफोर्ड को एक बहुत बड़ा जीवन दान मिला। रदरफोर्ड ने राशिद की एक गेंद पर बड़ा हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद हवा में बहुत ऊंची चली गई, जिसे खुद आदिल राशिद ने कैच करने का प्रयास किया, पर वे इसे टपका बैठे, जिससे पूरा वानखेड़े स्टेडियम शोर से गूंज उठा। शेरफेन रदरफोर्ड इस जीवनदान का फायदा उठाते हुए 36 गेंदों पर 60 रन पर नाबाद रहकर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए काल बने हुए थे। खेल के 19वें ओवर में रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर 19वें ओवर में अपनी डेथ ओवर गेंदबाजी का कौशल दिखाने के लिए वापस आक्रमण पर तैनात हुए, जहां जेसन होल्डर ने उनकी रफ्तार का बखूबी इस्तेमाल किया। होल्डर ने आर्चर की एक
लो फुल टॉस गेंद पर कलात्मक शॉट खेलते हुए चौका बटोरा और टीम के 170 रनों को पूरा किया, जिसके बाद रदरफोर्ड ने भी इसी ओवर में एक शानदार छक्का जड़कर दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी पूरी कर दी। पारी का अंतिम और सबसे विध्वंसक ओवर फेंकने की जिम्मेदारी एक बार फिर जेमी ओवर्टन को सौंपी गई, जो 20वें ओवर में अपनी गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए। जेसन होल्डर ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर अपनी ताकत का लोहा मनवाते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का जड़ा, जिससे स्कोर 190 के करीब पहुंच गया। हालांकि इसी ओवर की चौथी गेंद पर जेमी ओवर्टन ने अपनी शानदार वापसी की और जेसन होल्डर को एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर लपकवा दिया। जेसन होल्डर पुल शॉट खेलने के प्रयास में 17 गेंदों पर 33 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस प्रलयकारी पारी में एक शानदार चौका और 4 विशाल छक्के शामिल थे, जिसने मैच का पूरा पासा ही पलट दिया था। होल्डर के आउट होने के बाद रोमारियो शेफर्ड बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए और उन्होंने अंतिम गेंदों पर संघर्ष करते हुए वेस्टइंडीज के स्कोर को और आगे बढ़ाया, जहां जेमी ओवर्टन ने रदरफोर्ड को अंतिम गेंद पर एक जीवनदान भी दिया। शेरफेन रदरफोर्ड ने इस ओवर की अंतिम गेंद पर एक और कड़क प्रहार किया और गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर पारी का शानदार अंत किया। वेस्टइंडीज की पूरी टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की अत्यंत सफल समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 196 रनों का एक बहुत ही विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया, जहां शेरफेन रदरफोर्ड 42 गेंदों पर 76 रन पर नाबाद लौटे। शेरफेन रदरफोर्ड की इस ऐतिहासिक और विस्फोटक पारी में 2 कड़क चौके और 7 शानदार छक्के शामिल थे, जिसने इंग्लैंड के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वेस्ट इंडीज 196 रन के बड़े टारगेट को डिफेंड करके इस टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत हासिल कर पाएगी? तो दोस्तों, जैसे कि आपने हाइलाइट्स के पूरे वीडियो में देखा इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के मैच की एक एक डिटेल, और सच बताऊं यार कि अब लग रहा है कि वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, क्योंकि जब 2 ऐसी सक्सेसफुल टीमें आपस में भिड़ती हैं ना, जो वर्ल्ड कप विनर रह चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप विनर रह चुकी हैं, तभी मजा आता है। तो मुंबई में मैच है। मैच में वेस्ट इंडीज की टीम ने फिर से वही किया जो वो करते आ रहे हैं। भाई, वेस्ट इंडीज की टीम को ना बस एक इनिंग चाहिए होती है, अपना स्टाइल स्टेटमेंट दिखाना ही होता है उन्हें, और वो इनिंग आज उन्हें मिली रदरफोर्ड की तरफ से। 42 गेंदे 76 रन, 180 का स्ट्राइक रेट था इनका थ्रू आउट द इनिंग। इसके बाद जो इनिंग्स थी, एक भी 40 रन से ऊपर नहीं थी। जेसन होल्डर 17 गेंदे 33 रन, रॉस्टन चेज 29 गेंदे 34 रन, 12 गेंदे 23 रन शिमरन हेटमायर। टोटल जब इनका निकला ना, तो 20 ओवर में 196 पहुंच गया स्कोर, और सबको लग रहा था कि भाई बहुत तगड़ा टोटल है। बट आप ये भूल गए कि वेस्ट इंडीज के पास शायद बॉलिंग में अब वो वाली स्ट्रेंथ नहीं है, और इस बात को कोई नकार नहीं सकता। और ये प्रूव भी कर दिया इंग्लैंड की टीम ने, जब 3 ओवर के अंदर फिल सॉल्ट की वजह से टीम का स्कोर 40 के पार जा चुका था। 3 ओवर के अंदर की मैं बात बता रहा हूं आपको। 14 गेंद में 30 रन उन्होंने बना दिए थे और 157 रन चाहिए थे 17 ओवर में, विच इज नॉट अ बिग डील फॉर इंग्लैंड। तो मैच तो कांटे के टक्कर का चल ही रहा था, और विनर देखिए इस वक्त पे बताना थोड़ा मुश्किल था, बिकॉज इंग्लैंड के पास बैटिंग में डेप्थ है। इंग्लैंड के पास अगर हम बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो फिल सॉल्ट भले ही आउट हो गए, लेकिन उनकी अगर हम स्क्वाड देखें जो इस मैच में खेल रही है, जॉस बटलर, जेकब बैटल, टॉम बेंटन, हैरी ब्रुक्स, सैम करन, विल जैक्स, सारे ही बंदे जितनों के मैंने नाम लिए हैं सब बैटिंग करने वाले ही तो हैं। तो इंग्लैंड के पास भी अच्छा खासा डेप्थ है, लेकिन अगर वेस्ट इंडीज यहां से कुछ पलटवार करता है ना भाई, देखने वाला होगा। मैं दिल से चाहता हूं वेस्ट इंडीज की टीम अपने पुराने वाले फॉर्म में वापस आए, और वो जो उन्होंने इंडिया में वर्ल्ड कप जीता था वैसा कुछ परफॉर्मेंस दे। जीते तो इंडिया ही, क्योंकि उन्होंने बैटिंग मैच कमाल किया भाई, वो डिजर्व करते हैं इस मैच को जीतना। बाकी इस मैच को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट कर देना, और ऐसी अपडेट्स के लिए हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लेना।